हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 4 कंटिन्यूएशन में है। हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं वीडियो, आप लोग वहाँ से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं फिर 51 से। केसर हिंद तितली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक फैक्ट तो हम लोगों ने क्वेश्चन से सीख लिया। केसर हिंद क्या है? तितली का नाम है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने स्टेट बटरफ्लाई के रूप में अप्रूव किया है केसर हिंद को। अभी अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई है, ठीक है। इस तितली की बात हो रही थी, केसर हिंद। कुदरत ने इस तितली को इतना सुंदर बनाया है, तो जिस जगह से बिलोंग करती होगी वो भी उतनी ही सुंदर होगी। अब रेगिस्तान में तो होगी नहीं है। अभी आपने सीखा कि अरुणाचल प्रदेश ने इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है, तो ईस्ट हिमालय तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सभी राज्यों में नहीं देखी गई है, कुछ राज्यों में देखी गई है। बाकी वेस्टर्न हिमालय में ये भरपूर रूप से पाई जाती है। जिस तरीके से हम लोग डॉल्फिन फिश के बारे में पढ़ते हैं कि जिस जगह पर भी डॉल्फिन प्रेजेंट है वहाँ का एक्वेटिक इकोसिस्टम हेल्दी होगा, उसी तरीके से यह तितली भी इंडिकेट करती है कि वहाँ का इकोसिस्टम हेल्दी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह पूर्वी हिमालय के सभी राज्यों में पाई जाती है। तो अभी तो फिलहाल सभी राज्यों में नहीं देखी गई है। अभी तक मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में ये देखी गई है, तो ये तो फिलहाल याद रहने वाला नहीं है हम लोगों को। लेकिन इस पॉइंट को ज़रूर याद रख सकते हैं कि ये सभी राज्यों में नहीं पाई जाती। सेकेंड पॉइंट है, यह नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है। ये पॉइंट ठीक है, तो ये भी हम लोगों को याद रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है बस वही आप निकाल के रखना। जैसे केसर हिंद के बारे में पूछ लेगा कि वो क्या है, और यह इंडिकेटर स्पीसीज़ भी है, और अभी हाल ही में स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा मिला है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। बस ये आसान आसान चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। सही पूछा था, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 52 देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये रीजन लैटिन अमेरिका। पनामा कैनाल के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये कौन सा सागर है? ये अटलांटिक ओशियन है, और वेस्ट में ये पैसिफिक ओशियन है। हो सकता है ऑप्शन में अटलांटिक ओशियन ना हो, कैरेबियन सागर हो। ये जो सी है ये कैरेबियन सागर है। आप इसको देख लीजिए, पनामा कैनाल की लोकेशन। पैसिफिक ओशियन से कैरेबियन सागर में जाने के लिए एक पैसेज है, वाटर का चैनल है, जिसे पनामा कैनाल बोला जाता है। यहाँ से एंट्री है और यहाँ से आप पैसिफिक ओशियन से कैरेबियन सागर में पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कैरेबियन सागर तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। चलिए 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी पठार है? प्लेटू पूछा है, और जिसकी लोकेशन वेस्ट साइड में है वो आपसे पूछना चाह रहा है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर तो आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये पश्चिम साइड में तो है नहीं, ये तो पूरब साइड में है। ऑप्शन में छोटा नागपुर था, बुंदेलखंड था, मालवा था और बघेलखंड था। तो सबसे पहले छोटा नागपुर, उसके वेस्ट में बघेलखंड, देन वेस्ट में बुंदेलखंड और सबसे वेस्ट में मालवा का पठार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। मैं तो आपको गूगल पर सर्च करके दिखा रहा हूँ, जो बेस्ट इमेज होती है उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें समय लगता है। आप लोग अपना समय वेस्ट ना करें, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में काम आएगा। दंडकारण्य प्लेटू के बारे में भी पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ याद रखें। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब तो हो जाएगा, सबसे बेस्ट में हम लोगों ने मालवा को देखा, सबसे ईस्ट में छोटा नागपुर, उसके बाद हम लोगों ने बघेलखंड देखा था, फिर बुंदेलखंड देखा था, देन आफ्टर मालवा का पठार, ठीक है। चलिए 54 देखिए, भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? टेरिटोरियल लिमिट पूछ रहे हैं। टेरिटोरियल लिमिट हम लोग 12 नॉटिकल माइल पढ़ते रहते हैं। 12 नॉटिकल माइल तक का पानी जो है वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना तो 21.9 किलोमीटर आ जाता है, यानी लगभग 22 किलोमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शंस में नॉटिकल माइल में नहीं दिया है आंसर, तो हो सकता है आप गलती से ध्यान ना देके 12 किलोमीटर में मार के आ जाएं। 55 देखिए, रूस द्वारा हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या नाम है? पुराने टेस्टों में हम लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अच्छे से सीखा था। ये ऐसी मिसाइल होती हैं जिनकी स्पीड 5 मैक या फिर 5 मैक से ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा होती है। जिसमें से हम लोगों ने एक मिसाइल के बारे में चर्चा की थी, किंजल। इस मिसाइल से रसिया ने अभी यूक्रेन पर अटैक किया था। दूसरी मिसाइल का आपको नाम याद रखना है, जिरकॉन। इसका नाम सिरकॉन भी है, दोनों नाम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सिरकॉन भी बोलते हैं, जिरकॉन भी बोलते हैं। किंजल मिसाइल, ये जो वाइट कलर में आपको मिसाइल दिख रही है, फाइटर प्लेन से अटैच है, ये किंजल है, हाइपरसोनिक मिसाइल।
कैटेगरी याद रखना है हाइपरसोनिक। वो ऑप्शन में सुपरसोनिक बना के देगा तो हम लोग कन्फ्यूज ना हो। इसकी स्पीड देख रहे हैं, पॉसिबली टू मैक 10, 10 मैक तक इसकी स्पीड है। पलक झपकते ही हवा हो जाएगी। यहाँ पे आप जिरकॉन मिसाइल को देख सकते हैं, ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये सब इंजन वगैरह नहीं पढ़ना है, स्क्रैम जेट है कि रैम जेट है या फिर ट्रेडिशनल है, वो सब आप लोग जानते हैं। सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स में या तो रैम जेट यूज होता है या फिर स्क्रैम जेट यूज होता है। रैम जेट एक्चुअली पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसका नया वर्जन है स्क्रैम जेट इस इंजन का, बट हम लोग को अभी इस पर नहीं जाना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लॉन्च प्लेटफॉर्म। आप इसको शिप से भी फायर कर सकते हैं, सबमरीन से भी फायर कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी फायर कर सकते हैं। डायनामिक कैपेबिलिटीज़ हैं जिरकॉन की, तो यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। रसिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते S-400 भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये रसियन मिसाइल सिस्टम है और बहुत तबाही करने वाला सिस्टम है। ये है S-400 मिसाइल सिस्टम। बहुत बड़े बड़े वॉरहेड वाली मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं, तो हो सकता है जिरकॉन किंजल के बारे में ना पूछ के S-400 के बारे में ही पूछ ले, तो ध्यान रखें, ठीक है। इसको समझ के टैंक मत लगा देना, S-400 लगता है ना टैंक है। चलिए 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 2023 तक के अंत तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। ये तो बहुत बेहतरीन काम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय रोपवे। रोपवेज तो वही बनाए जाते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो, या फिर उस जगह बनाए जाते हैं जिस जगह पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो, है ना। कुछ लोग बाय रोड और ट्रेन से निकल जाएंगे, कुछ लोग हवा के रास्ते से निकल जाएंगे, रोपवे से निकल जाएंगे। और ये वाराणसी में स्टार्ट किया जा रहा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का शहर है और वाराणसी बहुत डेंस सिटी भी है। वाराणसी के बारे में बोला जाता है कि वहाँ के कुत्ते, वहाँ के डॉग जो हैं वो अपनी पूंछ वर्टिकली हिलाते हैं, हॉरिजॉन्टली हिला ही नहीं पाते हैं क्योंकि उतना जगह ही नहीं है। मित्र हैं कुछ बनारस वाले तो वो बताते हैं। खैर चलिए 57 देखिए, इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरती है। ऑप्शंस भी बहुत ईजी है क्योंकि कॉन्टिनेंट ही दे दिया है। अफ्रीका तो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों रेखाएँ पास होती हैं। 23.5 नॉर्थ भी पास होती है, 0 डिग्री भी पास होती है और 23.5 साउथ भी पास होती है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है ब्राज़ील, जहाँ से इक्वेटर भी पास होती है और मकर रेखा यानी 23.5 साउथ भी पास होती है। और एशिया से तो पास होती है, नॉर्थ अमेरिका से पास नहीं होती इक्वेटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है जहाँ से क्रॉस हो रही है, अफ्रीका भी दिख रहा है और यहाँ पे मालदीव और इंडोनेशिया ग्रुप, ये आपको एशिया का भाग दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास नहीं होती है। टोटल कंट्रीज़ याद रखें आप लोग, 13 कंट्री ऐसी हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है, जिसमें से 3 कंट्री साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है, 7 कंट्री अफ्रीका से है। यहाँ पे 3 और 7 10 हो गया, 11, 12 और 13 कंट्री याद रखें। स्क्रीनशॉट ले लेना और थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। इस कंट्री को मत भूला कीजिए, ये गिनी की खाड़ी में एक छोटा सा आइलैंड है, एक कंट्री भी है, साओ टोम एंड प्रिंसिपे। तो यहाँ पे आंसर निकाल लिया था हम लोगों ने, बी ऑप्शन। चलिए 58 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। सुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। क्यूबा आंसर है। आगे चलें, चलिए 59 देखिए, किस देश को हज़ारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। क्यूबा के बारे में एक फैक्ट और याद रखें आप लोग, सिगार के लिए बहुत फेमस है क्यूबा, सिगार। 59 में लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे बोला जाता है। फिनलैंड करेक्ट आंसर है। आप इसका मैप देखेंगे तो आपको वहाँ पे विजिबल होगा कि पूरी कंट्री में ही वाटर बॉडी दिखती हैं, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़। फिनलैंड के बारे में बोला जाता है कि हर 26 लोगों के लिए एक झील है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बाकी देशों के कंपैरिजन में लगभग हर इंसान के लिए एक झील है फिनलैंड में। आइए फिनलैंड देख लेता है तो और विजिबल हो जाएगा ठीक से। फिनलैंड आपको विजिबल हो रहा, बहुत सारी लेक्स भी आपको विजिबल हो रही हैं, देख रहे हैं, पैचेस के फॉर्म में आपको वाटर बॉडीज़ दिख रही हैं, झीलें दिख रही हैं, लेक्स दिख रही हैं। हो जाएगा। चलिए, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम और फिनलैंड कैपिटल हेलेंसिकी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 60 देखिए, नोरो वायरस के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इससे पहले हम लोग इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इस वायरस के बारे में पहली चीज़ हम लोग को जानना है कि ये कॉन्टाजियस वायरस है, संक्रमणीय वायरस है, यह संपर्क से, कॉन्टैक्ट से फैलता है। इसको वॉमिटिंग और डायरिया इलनेस भी बोला जाता है, तो वॉमिटिंग और डायरिया याद रखें। मेन कॉज क्या बताया जा रहा है, कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर, यानी फूड पॉइजनिंग इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। इसी से वॉमिटिंग भी होती है और उसी से लूज मोशन भी होता है। इसलिए इस वायरस से होने वाले रोग को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस बोला जाता है। गैस्ट्रो ये पेट से संबंधित है जिससे वॉमिटिंग हो रही है, और इंटेस्टिनल जिससे लूज मोशन हो रहा है, पेट में और हाथों में सूजन आ जाती है।
और अभी इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। दस्त और उल्टी की जो दवा हैं उन्हीं को खाने से जो मदद मिलेगी बस वही मदद है। पहला पॉइंट पढ़िए, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरोवायरस से संक्रमित हो सकता है। करेक्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इस वायरस को ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। ये भी सही है, हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। बस इसके बारे में याद रखें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस। आइए 61 देखिए, पोषण स्मार्ट गांव कार्यक्रम, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। राष्ट्रीय पोषण मिशन तो चल ही रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 2018 में लॉन्च हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य पे। राष्ट्रीय पोषण मिशन में एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव और जोड़ दिया गया, स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। गाँव को स्मार्ट भी बनाना है और उस गाँव में रहने वाले बच्चे, महिलाएं और किशोरियों का पोषण भी करना है। ये स्मार्ट गाँव कैसे बनाया जाएगा? गोद लेके 75 गाँव को गोद लिया जाएगा। ये फैक्ट याद रखना, पूछा जा सकता है। कार्यक्रम याद रखना, इस कार्यक्रम के तहत 75 गाँव को गोद लिया जाएगा। और किस संस्था के द्वारा गोद लिया जा रहा है? ICAR CIWA। इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। ICAR के बारे में तो जानती हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी परिषद की एक ब्रांच है सीबा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, यानी केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान। इस संस्थान के द्वारा 75 गाँव गोद लिए जा रहे हैं। जल्दी से पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट है, यह कार्यक्रम पोषण अभियान को मजबूत करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा होगा। ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है, पोषण अभियान का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में स्टंटिंग, अल्पपोषण तथा एनीमिया का स्तर को कम करना है। स्टंटिंग समझ रहे हैं ना, जो बौने रह जाते हैं बच्चे, छोटे कद के रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस इनिशिएटिव को लॉन्च कौन कर रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। गोद लेने वाली संस्थाएं कौन थी? भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद। इसकी एक शाखा है केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान, जिसे हम लोगों ने सीवा पढ़ा था, भुवनेश्वर में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सेपरेटली पूछा जा सकता है इसी को। पोषण अभियान का स्ट्रेंथनिंग, इस इनिशिएटिव से पोषण अभियान को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत करता है? ओशियानिक करंट। पूछा जा रहा है कि इनको ड्राइव कौन करता है, ये चलती कैसे हैं, कौन से फोर्सेस हैं जो इनको ड्राइव करते हैं? आपने ज्योग्राफी में ओशियानिक करंट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप वार्म करंट पढ़ते हैं, कोल्ड करंट पढ़ते हैं। समुद्र में दो तरीके से वाटर का फ्लो रहता है, एक फ्लो तो हॉरिजेंटल मोशन में होता है और दूसरा फ्लो वर्टिकली रहता है। ये जो वाटर का हॉरिजेंटल मूवमेंट है इसी को बोलते हैं करंट, धाराएं, समुद्री धाराएं। और जो वर्टिकल मूवमेंट है वाटर का, इसको अपवेलिंग या डाउनवेलिंग बोलते हैं। तो अभी हम लोग को हॉरिजेंटल मूवमेंट देखना है वाटर का। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, समुद्र के अंदर नदी, ये समुद्र के सरफेस पे भी हो सकता है और समुद्र के अंदर भी हो सकती है करंट। क्लियर है? इस हॉरिजेंटल मोशन को ड्राइव करने वाले 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है टाइड, दूसरा फैक्टर है विंड, जिसे आप कोरियोलिसिस फोर्स भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वाटर की डेंसिटी। ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो इसे सैलिनिटी बोलते हैं। पूरे ग्लोब पे जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है। नॉर्थ पोल के पास जो पानी है वो एक समय साउथ पोल के पास आ जाएगा और साउथ पोल का पानी नॉर्थ पोल के पास चला जाएगा, लेकिन इसमें समय लगता है। ये तो एक जनरल बात थी। सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल ओशियनिक करंट जो है वो क्यूरोसियो करंट है। ये इतनी पावरफुल है कि रिसर्च और डेटा बताता है कि इसमें जो पानी फ्लो होता है वो 6000 नदियों के बराबर पानी का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोगों से जो पूछा गया था, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 देखिए, जैसलमेर और डिब्रूगढ़ की तुलना की है। GMT IST का क्वेश्चन है। जैसलमेर राजस्थान, डिब्रूगढ़ असम। डिब्रूगढ़ में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है। जैसलमेर में मौजूद घड़ी में कितने बजे होंगे यदि डिब्रूगढ़ में 9 बजते हैं? आप लोग अर्थ का रोटेशन जानते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये रोटेट करती है। और आप ये भी जानते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर का जो टाइम डिफरेंस है हमारे यहाँ 2 घंटे का है। वेस्ट से ईस्ट घूमने का क्या मतलब है? ईस्ट की तरफ पहले सूरज उग जाएगा, यानी समय आगे चलता है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ टाइम पीछे चलता है। इसी लाइन में भारत के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे पहले सुबह हो जाएगी, पश्चिमी भाग में बाद में सुबह होगी। तो यहाँ पे समय आगे रहेगा, यहाँ पे पीछे रहेगा। तो ये तो बात होगी लॉन्गिट्यूडनल जो टाइम में डिफरेंस है वो देख लिया। लेकिन सोचिए आप, अगर ये 2 घंटे का डिफरेंस है तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। एक समस्या आप बिजनेस ट्रांजैक्शन पे ले लीजिए। जैसे एक व्यक्ति डिब्रूगढ़ में बैठा है, दूसरा व्यक्ति जैसलमेर में बैठा है,
ए ने बी को फ़ोन पे किया 7 बजे सुबह, लेकिन बी को मैसेज आ गया सुबह 5 बजे ही, पैसा भेजा था 7 बजे, इसके पास रिसीव हो गया सुबह 5 बजे, 2 घंटे पहले ही। तो इस तरह की विसंगतियाँ हो सकती हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी को मैनेज करने के लिए IST बनाया गया, जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने 82.5 डिग्री पढ़ के रखा है। 82.5 डिग्री ईस्ट यानी ये लॉन्गिट्यूड है, देशांतर है। ये इलाहाबाद के नैनी से होके जाती है, ये भी आप लोग पढ़ते रहते हैं। IST ये सुविधा प्रदान करता है कि पूरे देश में एक जैसा ही समय रहे, इक्वल फॉर ऑल, ताकि किसी भी तरीके का समय को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पे 82.5 डिग्री को ही क्यों चूज़ किया गया। कुछ लोग बताते हैं कि भारत को ये वर्टिकली 2 भागों में लगभग बराबर बांटता है, इसलिए चूज़ किया गया, बट ऐसा नहीं है। आप इंडिया का देशांतरीय विस्तार देखेंगे, आप वेस्ट में 68 पॉइंट कितना पढ़ते हैं, 68.7 पढ़ते हैं, और ये सब ईस्ट में है क्योंकि देशांतर है ना। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो 97.25 ईस्ट है। इन दोनों देशांतर के बीचों बीच वाला जो देशांतर निकाल लेंगे ना, वो वैल्यू आती है 82.5 डिग्री। इंटरनेशनल लॉ ये भी बोलते हैं कि हर देश का जो भी स्टैंडर्ड टाइम है वो 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 82.5 डिग्री 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी है। अब ये चीज़ें बाद में समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे समय नहीं है। तो यहाँ पे आपको IST का महत्व जानना है, इंपॉर्टेंस जानना है। इसी की वजह से देश में किसी भी कोने की घड़ी सेम समय बताती है। लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो तो है ही, ठीक है। तो समझ में आया। डिब्रूगढ़ में जो 9 बज रहे थे घड़ी में, जैसलमेर में भी 9 ही बजेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे घड़ी शब्द लिखा है, ध्यान रखना, 2 घंटे आगे पीछे नहीं कर देना। अगर देशांतरीय विस्तार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा तब 2 घंटे लगाना। 64 देखिए, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, कन्नौज के पास ये नदी मिल जाती है गंगा नदी में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामगंगा नदी निकलती कहाँ से है, ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, उत्तराखंड। नामक ग्लेशियर का नाम आप लोग याद रखें, यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। चलिए 65 देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज अमंग द टॉप 10 ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोब्स। क्वेश्चन समझ में आया। रोगाणुओं की बात कर रहे हैं, तो रोगाणु बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होता है, कवक भी होता है, फंजाई भी होता है, पैरासाइट भी यहीं पे ऐड कर लीजिए। इससे पहले आप मॉस्किटो मच्छर का एग्जांपल समझिए। मच्छरों में रेजिस्टेंस पावर इतनी बढ़ गई है कि उनको ऑल आउट और गुड नाइट से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस पावर जो डेवलप हो रही है माइक्रोब्स में, सबसे बड़ा खतरा है ही। दवा बना रहे हैं, काम ही नहीं कर रही है, वैक्सीन बना रहे हैं, काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि ये अपने आप को बदल ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाते हैं, दवा का असर ही नहीं होता है। तीसरी बार जब 500 mg का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, तब समझ में आता है बॉडी को, उससे पहले बॉडी समझ ही नहीं पा रही है। अब पहला पॉइंट पढ़िए, सूक्ष्मजीवी या सुपरबग क्रमण का कारण बनते हैं जिनका प्रतिजैविक इलाज नहीं कर सकते। इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर समस्या हो रही हो तो समझने में। सुपरबग किसी माइक्रोब को कब बोला जाता है, ये तो किसी माइक्रोब को तब बोला जाएगा जब उसके शरीर में कुछ चमत्कारी शक्ति आ जाएगी। और ये चमत्कारी शक्ति क्या है इनकी, सर्व प्रतिरोधी, यानी ये हर एक चीज़ को रेजिस्टेंस कर ले रहे हैं, यानी इनको फिर किसी चीज़ से ट्रीट नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेंगी। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा है। दूसरा पॉइंट है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है, ये करेक्ट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट लिखा है, यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, कम्युनिकेबल डिसीज है, ये तो गलत लिखा है। डी पॉइंट है, AMR बैक्टीरिया, वायरस और कवक में हो सकता है, ये सही है। तो यहाँ पे सी पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत बताना था। चलिए 66 देखिए, हाल ही में तंजावुर में एक खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, जो भारत का कौन से नंबर का संग्रहालय है। खाद्य संग्रहालय यानी फूड म्यूजियम। भारत का पहला फूड म्यूजियम तंजौर या तंजावुर में खोला गया, ये तमिलनाडु में है, ये पहला ही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली है। न्यूयॉर्क शहर को नहीं बोला जाता है, कैलिफोर्निया शहर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली सिटी, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, सिलिकॉन वैली में कंपनी मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप का निर्माण करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी नहीं है। इस नदी का सोर्स कहाँ है, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। कहाँ से बहती है, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से, 4 राज्यों से बहती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा और मलप्रभा हैं। प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 देखिए, हिमालय पर्वतमाला
उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं, हम इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएंगे तो वेजिटेशन की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हद तक वेजिटेशन को ड्राइव करता है। वेजिटेशन की उत्पत्ति के लिए ड्रिवन फोर्स है टेम्परेचर। ठंडी जगह पे वेजिटेशन नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्वेटर से लेके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से लेके पोल तक जितना भी वनस्पतियों में डिफरेंस आता है, जो वनस्पतियों का सक्सेशन देखने को मिलता है, यही इतने बड़े क्षेत्र का सक्सेशन हमें सिर्फ हिमालय पर्वतमाला में ही मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ये कितनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है कि इतने बड़े क्षेत्र का जो वनस्पति का व्यवहार है, यह व्यवहार हमें एक छोटे से क्षेत्र में ही देखने को मिल जाता है, हिमालय में। सेकंड पॉइंट पढ़िए, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। ठीक है, यही सीखा हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है, यहाँ पे सी पॉइंट हो जाएगा, सही पूछा था। ठीक है, चलिए 70 देखिए। 18वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है। ब्रुनई ने भी ऑर्गेनाइज किया था आसियान समिट को। ये संगठन साउथ ईस्ट एशियन का है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का है, और भारत साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता, इसलिए इंडिया मेंबर नहीं है आसियान का। क्लियर है? यहाँ पे जो साउथ ईस्ट में सिचुएटेड हैं कंट्रीज़, वो इसके मेंबर हैं, जैसे लाओस हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब जो देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह। हेडक्वार्टर कहाँ है एशियन का, बताएंगे? जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की अभी कैपिटल चेंज हो गई है, बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसी टेस्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। 71 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे देखिए, यह वो मूर्ति है 12 फीट हाइट की, आदि शंकराचार्य। शंकराचार्य नाम से ही विख्यात थे। इनका दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं, अद्वैतवाद। इस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया, ठीक है, केदारनाथ यानी उत्तराखंड। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल केरल है, ये भी कभी कभी पूछता है, ठीक है, हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? इस सर्किल की लेंथ पूछी जा रही है। इक्वेटर को और क्या बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा अक्षांश भी है। इसके बाद जो भी अक्षांश बनाओगे वो इक्वेटर से छोटे ही बनेंगे, और पोल की तरफ इनकी लंबाई घटती जाएगी, और एग्जैक्ट पोल पे 0 हो जाएगी। अर्थ की रेडियस तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, 6400 किलोमीटर। अगर रेडियस पता है तो 2πr की वैल्यू निकल जाएगी। इक्वेटर एक सर्किल ही तो है, और सर्किल की लंबाई क्या होती है? 2πr। आर आपको पता है, यहाँ पे आर वैल्यू पुट कर देना तो आपको 40,000 मिल जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट फिगर आता है 40,075 किलोमीटर। तो यहाँ पे नियर अबाउट आंसर लगा दीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अक्सर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से इक्वेटर क्रॉस होती है। हम लोग 13 पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे इक्वेटर की लेंथ सबसे ज़्यादा है? किस कंट्री में इक्वेटर की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो वो भी आप लोग याद रखें, इंडोनेशिया। आइलैंड्स वगैरह मिला के ये लंबाई बनती है सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में। चलिए 73 देखिए, मैच कराना। इग्नियस रॉक्स, कायांतरित खनिज, सेडिमेंट्री। इस तरफ जो ऑप्शन लिखे ना वो थोड़े से कठिन है, मतलब यहाँ पे बेसाल्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे संगमरमर नहीं लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज नहीं लिखा हुआ है। ये सब हम लोग को आसान लगते हैं क्योंकि ये पढ़ते भी रहते हैं बार बार। अभी बेसाल्ट लिखा होता कहीं तो आप उसको आग्नेय से जल्दी मिला देते हैं। ज़मीन के अंदर जो मैग्मा है वो वोल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आता है, और इसके ठंडे होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, या फिर आग्नेय चट्टान बोलते हैं। यदि ज़मीन के अंदर मटेरियल हॉट लिक्विड स्टेट में है तो उसे मैग्मा बोलते हैं। ज़मीन से जैसे ही वो बाहर आता है उसे लावा बोला जाता है। इग्नियस रॉक्स के बाद वेदरिंग, इरोजन ये हमेशा चलता रहता है, लाखों सालों तक चलता रहता है। सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं, लेयर्स बनती रहती हैं, और फाइनली कॉम्पैक्शन के बाद, सीमेंटेशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स पर कॉन्टीन्यूअस हीट एंड प्रेशर अप्लाई के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण हो जाता है, और इन सभी प्रोसेस में लाखों साल लगता है। आप लोग जानते हैं कि बेसाल्ट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, लेकिन ऑप्शन में बेसाल्ट नहीं लिखा हुआ है, बेसाल्ट की जगह पैगमेटाइट लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्मा से जो कन्वर्जन हो रहा है इग्नियस रॉक्स में, अभी कौन सी इग्नियस रॉक बनेगी, पैगमेटाइट बनेगी या फिर ग्रेनाइट बनेगी या फिर बेसाल्ट बनेगा, ये सब डिपेंड करता है ग्रेन्स के साइज पे, मैग्मा के ग्रेन्स के साइज पे। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ सीख ली, बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट भी इग्नियस ही रॉक है, और पैगमेटाइट भी इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री के हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं, जो सबसे आसान है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ऑप्शंस होते हैं। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन एग्जाम्पल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। तो यहाँ पे भी एक फैक्ट और ऐड कर लीजिए, इनके अलावा सुरंग पत्थर,
सुरंग पत्थर सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल है। उसी तरह मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित सेल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सिस्ट है, संगमरमर है और क्वार्ट्ज है। ये सब तो हम लोग पढ़ते रहते हैं। इन सभी चट्टानों का जो रॉ मटेरियल है यानी इन सब चट्टानों का जिस खनिज से निर्माण हुआ है उस खनिज का नाम है ओलिवीन। तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी बॉडी, आपका शरीर ग्रेनाइट हो गया और जो सेल है शरीर की जो कोशिका है वो यहाँ पे ओलिवीन की तरह काम कर रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे जल्दी से मिला दीजिए, मैं इरेज कर ले रहा हूँ। पेगमेटाइट आपने आग्नेय चट्टान का देखा था, पहला सही मैच है। दूसरा है सिस्ट भी देखा था हम लोगों ने, क्वार्ट्ज देखा था, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सुरंग प्रस्तर यानी चर्ट, इसको हम लोगों ने अवसादी सेल में देखा था। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन के अलावा इसको भी पढ़ा था, तो सी का 4 हो जाएगा। और ओलिविन हम लोगों ने पढ़ा, ये रॉ मटेरियल होता है, ये मिनरल होता है जिससे चट्टानें बनती हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? कोडिंग क्या बन गई 1 2 4 3 12 43, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्राज़ील और पराग्वे की जॉइंट प्रोजेक्ट है? ये सब पुराने क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पता होगा। इतेपू बांध, पराग्वे और ब्राज़ील, पराग्वे की बॉर्डर और ब्राज़ील के बॉर्डर पे ये डैम है, इसको देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये पराना रिवर है, पराना रिवर पे ये डैम बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ये टाइपू डैम और ये पराना रिवर। 75 देखिए, नवंबर 2021 तक भारत ने अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों को पंजीकृत किया? लोगों पूछ रहे हैं, ठीक है, आदमी नहीं, इंसान नहीं। ध्यान रखें, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के 2 लोगो हैं जिसको भारत ने IPR के रूप में रजिस्टर करवाया है। यहाँ पे देखिए, एक लोगो ये है, दूसरा लोगो ये है, हिमालयन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो ध्यान रखना भी, इंडियन गवर्नमेंट ने IPR के रूप में रजिस्टर कराया है इनको। अब देखते हैं अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है। अप्रूवल तो बीपो देता है ना, बीपो संस्था का नाम पढ़े होंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए 76 देखिए, गुफा के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन केव फॉर्मेशन। आपने कार्बोनेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा रॉक वाले चैप्टर में। कार्बोनेशन एक प्रोसेस है जिसमें रॉक मटेरियल्स रिएक्शन करते हैं कार्बोनिक एसिड से, और ये कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है, H2SO4 की तरह नहीं होता है, बहुत वीक होता है। वीक होने से होगा क्या, ये मिनरल्स को ब्रेक डाउन तो करेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे करेगा। तो इसी डिसॉल्व और ब्रेक डाउन के प्रोसेस में गुफाओं का निर्माण हो जाता है। बड़ी सी चट्टान है, यहाँ पे कार्बोनेशन स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे यहाँ का मटेरियल डिसॉल्व हो गया, तो जितने क्षेत्र में कार्बोनेशन होगा उस जगह का मटेरियल डिसॉल्व हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, उसी को गुफा बोल देंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 76 देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? 1855 रिसरा में स्थापित की गई थी, सिरसा हुगली में है, कोलकाता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 साउथ चाइना सागर के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत डिस्प्यूटेड सागर है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। लोकेशन याद आ रही साउथ चाइना सी की? अभी देख लेते हैं हम लोग। ये आपको जो सागर दिख रहा है ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी। और ये किसका भाग है? ये सागर कौन सा है यहाँ पे? पैसिफिक ओशियन है। जब हम नज़दीक से देखिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आइलैंड्स हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। उनको वैसे हम लोग मैपिंग वाली सीरीज में किए थे। यहाँ पे आपको पार्सल आइलैंड दिख रहे हैं और स्पार्टले आइलैंड दिख रहे हैं, छोटे छोटे से आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। मैं और जूम कर दे रहा हूँ तो आपको और विजुअल हो जाएगा। पार्सल विजुअल है, इसके बाद आप यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड्स देखें, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाई क्वालिटी में देखना, रोटेशन पर देखना, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। ताइवान से डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी का। फिलीपींस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका भी डिस्प्यूट है। ब्रुनेई दिख रहा है, इसका भी डिस्प्यूट है। आप वियतनाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वियतनाम बिल्कुल कोस्टल कंट्री है, साउथ चाइना सी से डिस्प्यूट है। मलेशिया और यहाँ पे नीचे इंडोनेशिया। तो पहला पॉइंट भी ठीक है और दूसरा पॉइंट भी ठीक है। चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है, ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए 79 आसान सा क्वेश्चन है। नंदा देवी शिखर हिस्सा बनता है, नंदा देवी है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड के हिमालय को गढ़वाल हिमालय बोला जाता है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी किया? यहाँ पे देखिए, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 30 देशों में मेजर किया जाता है इंडेक्स। भारत की रैंकिंग इस बार 18वीं है। ये 2021 का इंडेक्स है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आप लोग याद रखें,
हार्मोन रिडक्शन कंसोर्टियम यानी संस्था का नाम और भारत की रैंक। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हार्मोन रिडक्शन कंसोर्टियम। ठीक है, चलिए।